बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। इससे पहले आप इस कहानी की 198 किस्सा सुन चुके हैं और अब 199 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। जितनी फुर्ती से उसने राइफल का रुख मेरी तरफ करके फायर किया, उसके पेश नज़र मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि मैं खुद को जमीन पर गिरा देता। उस पर हमला करना तो बहुत दूर की बात थी, अगर मैंने एक लम्हे की भी ताखीर की होती तो उसकी चलाई हुई गोली से बच नहीं सकता था। लेकिन इतनी देर में तहजीब ने खुद को संभाल लिया था। उसने अकब से हमलावर की पुश्त पर जोरदार लात रसीद की। वो मुझ पर दूसरा फायर करने के लिए मेरा निशाना ले रहा था कि तहजीब की लात ने उसका तवाज़ुन बिगाड़ दिया। उसने खुद को जमीन पर गिरने से बचाया और चिल्लाकर तहजीब की तरफ पलटा। कबल इसके कि वो तहजीब पर फायर करता, मैं बिजली की सी तेजी से जमीन से उठा और उस पर छलांग लगा दी। मुझ पर जिल्लाहट सवार थी। कुछ ही देर कबल टोनी के हाथों पिटने की जिल्लाहट। टोनी गैर मामूली तौर पर ताकतवर शख्स था और उससे मार खाना कोई आसान काम नहीं था, मगर मैं न सिर्फ उससे पिटा था बल्कि मसलियत के हाथों मजबूर होकर मैं उस पर हाथ भी नहीं उठा सका था। अब अंधेरे के दामन से नमूदार होने वाला हमला करने वाला शख्स मेरी जद पर था। ये मेरे लिए अपनी झिल्लाहट उतारने का नादर मौका था। उस पर छलांग लगाकर मैं उसे दूर तक रगीदता चला गया। पथरीली जमीन पर रगीदे जाने के बायस उसके जिस्म के बेशतर हिस्से यकीनन बुरी तरह छिल गए होंगे। उसके मुंह से बरामद होने वाली कराओं को नजरअंदाज करके मैं उसे छोड़कर फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। उसने पलटकर मुझ पर हमला करने की कोशिश की, मगर मैंने बड़ी बेदर्दी से उसके मुंह पर ठोकर रसीद कर दी। मेरी ठोकर पूरी तरह उसके मुंह पर ना पड़ सकी, इसलिए कि उसने मेरी ठोकर से बचने के लिए अपने दोनों हाथ सामने की तरफ फैला दिए थे। उसने अपने मुंह को तो किसी न किसी तरह बचा ही लिया, मगर मुझे यकीन था कि उसके हाथों पर क़यामत गुजर गई होगी। इसी असना में तहजीब ने उसकी राइफल पर कब्जा कर लिया, जो पहले ही उसके हाथों से छूटकर दूर जा गिरी थी। उसने राइफल का रुख उस शख्स की तरफ करके गोली चला दी जिसने मुझ पर हमला किया था और जिसे मैंने चट्टान पर दे मारा था। वो पहले ही तशंजी अंदाज में हाथ पैर पटक रहा था। तहजीब की चलाई हुई गोली ने रही से ही कसर भी पूरी कर दी। उसके मुंह से आखिरी चीख निकली और वो बेहिस्सो हरकत हो गया। उसे मौत की आगोश में पहुंचाकर तहजीब ने राइफल का रुख दूसरे हमलावर की तरफ मोड़ दिया, जिसके मैं कई ठोकरें रसीद कर चुका था। उससे दूर हट जाओ अली, तहजीब ने सफाकाना लहजे में कहा। मैं इसका काम तमाम किए देती हूँ। नहीं तहजीब, मैंने सख्ती से कहा, इसे गोली से हलाक करने की जरूरत नहीं, इससे तो मैं वैसे ही निपटूंगा। तहजीब ने मुझसे बहस नहीं की और राइफल की नाल झुका ली। मैंने आगे बढ़कर हमलावर के एक और ठोकर रसीद की और वो ज़िबा किए हुए बकरे की तरह चीखने लगा। मेरी ये ठोकर उसके गुर्दे के मुकाम पर पड़ी थी। हैरत की बात यह थी कि अब तक उसके मुंह से एक लफ्ज भी बरामद नहीं हुआ था, बस वो मार खाकर चीखे जा रहा था। उसने कई बार उठने की कोशिश भी की थी और मुझ पर हमला करने की कोशिश भी की थी, मगर मैंने उसे अब तक ऐसा कोई मौका नहीं दिया था। मैं निहायत बेरहमी से उस पर ठोकरें बरसाता रहा और चीखते चिल्लाते बिलाकर वो बेहोश हो गया। मुमकिन है मर ही गया हो। मुझे उसके जिंदा रहने या मर जाने से ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मुझे तो ये भी मालूम करने की जरूरत नहीं थी और ना ही इसका मौका मिला। मुझे तो उस पर अपनी जिल्लाहट उतारने का मौका मिल गया था और अब मैं खुद को खासा पुरसुकून महसूस कर रहा था। क्या ये मर गया अली? तहजीब ने मेरे नजदीक आकर पुरतशवीश अंदाज में पूछा। मालूम नहीं, मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। मुमकिन है जिंदा हो और मुमकिन है मर गया हो, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? इसकी जिंदगी हमारे लिए सूदमंद साबित हो सकती थी। हम इससे मालूम कर सकते थे कि इसका ताल्लुक किस ग्रुप से है। बहुत देर में ख्याल आया, ऐसी बातें पहले सोचने की हुआ करती हैं, जबकि अभी तुम इसे गोली मारने जा रही थी। ओह, मुझे अफसोस है अली, तहजीब के लहजे से पेशमानी झलक रही थी। मुझे ख्याल ही नहीं रहा था, लेकिन तुम्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। तुम्हें क्या हो गया था? मैंने जरूरी नहीं समझा, मैंने हंसकर कहा। मेरे ख्याल में ऐसी कोई कोशिश वक्त जाया करने के मुतरादिफ होती। क्या कह रहे हो अली? तहजीब ने हैरान होने वाले लहजे में कहा। कैंप में बेगुनाहों के खून से होली खेलने वालों को कैफरे की रदार तक पहुंचाना क्या तुम्हारे ख्याल में जरूरी नहीं है? अव्वल तो ये कि मारे जाने वाले अफराद या तो दुनिया के लिए बेफायदा लोग होंगे कि वो नशेबाज होंगे, या फिर उनका ताल्लुक कैंप की इंतजामिया से रहा होगा और दोनों फरीकों में से कोई भी मरा हो बेगुनाह हरगिज नहीं कहा जा सकता। दोम ये कि तुम देख रही हो कि वहाँ अभी तक गोलियां चल रही हैं। हमलावर तादाद में बहुत ज्यादा है और पूरी तरह मुसल्ला भी हैं। अगर हम उन लोगों से कुछ मालूमात हासिल कर भी लेते तो फौरी तौर पर उन मालूमात से फायदा उठाना नामुमकिन होता, और हमारे पास इतनी फुर्सत ही नहीं कि हम अपने मिशन की तरफ से तवज्जो हटाकर किसी और तरफ देखें।
ये भी तो मुमकिन है अली कि इन लोगों का ताल्लुक उन्हीं पार्टियों में से हो जो मसरूका फार्मूलों के उसूल के लिए कोशां हैं। तहजीब ने मुझ पर जिरा की, अगर हम इस पर तशद्दुद करते और हमें इसके जरिए उन लोगों की असलियत मालूम हो जाती तो क्या हम इससे कुछ फायदा नहीं उठा सकते थे? नहीं, मैंने तहजीब से कहा, हमलावरों का ताल्लुक ख्वाह किसी भी पार्टी से हो और उनका मकसद कुछ भी हो, हमें इससे इसलिए कोई गरज नहीं कि इससे हमारा मिशन बराह रास्त मुतासिर नहीं हो रहा। जिस तरह ये बात यकीनी है कि मसरूका फार्मूलों के उसूल के लिए कई टीमें मैदान में हैं, उसी तरह ये भी पाया सबूत को पहुंच चुकी है कि अभी तक कोई भी पार्टी इस ज़िम्न में कोई काबिल जिक्र कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। लिहाजा अगर इन हमलावरों का ताल्लुक किसी मुल्क के एजेंटों से है या ये खुद ही किसी मुल्क के एजेंट हैं तो हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है? कैसी अजीब बातें कर रहे हो अली। हमें अपने मुखालफिन पर नजर रखनी चाहिए, कहीं वो हमसे बादी ना ले जाएं। समझने की कोशिश करो तहजीब, हम किसी को उनको फार्मूलों के उसूल से रोकने की कोशिश नहीं कर सकते। कई पार्टियां सरगर्म अमल है, हम किस से उलझेंगे? अगर हमने किसी पार्टी से उलझने की कोशिश की तो मुमकिन है कोई तीसरी पार्टी कामयाबी हासिल कर ले और हम मुंह ही देखते रह जाएं। मुनासिब यही है कि इन लोगों से दूर रहकर काम करने की कोशिश करें। हाँ, अगर कोई हमारी राह में आ जाए तो उस पर वक्त जाया करने की बजाय उसे कुचलते हुए गुजर जाएं। इस तरह हम कम से कम वक्त में दफातन हम पर किसी ताकतवर टार्च की रोशनी पड़ी। मैंने जुमला अधूरा छोड़कर अंधेरे में एक जानिब छलांग लगा दी। तहजीब ने भी खुद को जमीन पर गिरा दिया था। इंतहाई उजलत के बावजूद मैंने जिस जानिब छलांग लगाई थी, जिधर मुझ पर हमलावर होने की राइफल गिरी थी, टार की रोशनी पड़ने के साथ ही कई फायर हुए। राइफल की सनसनाती हुई गोलियां मेरे ऊपर से गुजरी और संगलाख चट्टान से टकराई। मैं गोलियों से तो महफूज रहा, मगर चट्टानों से उड़ने वाले मुतअद्दिद संगरेजे मुझसे टकराए थे। मैं जमीन पर रेंग रहा था और मेरे हाथ राइफल की तलाश में थे। अंधेरे में राइफल की तलाश खासा मुश्किल काम था। दूसरी तरफ मैं तहजीब की तरफ से भी फिक्रमंद था, मालूम नहीं कि उस पर क्या गुजरी होगी। टार्च की रोशनी भी गायब हो चुकी थी, मगर फायरिंग तवातर से हो रही थी। कैंप की जानिब से आने वाले शोर शराबे की आवाजें दब कर रह गई थी। मुझ पर और तहजीब पर होने वाले फायरों की आवाजें मुसलसल गूंज रही थी। सूरत हाल बहुत खतरनाक थी। शख्स जमीन पर रेंगते हुए अगरचे मैं किसी कदर महफूज हो गया था, मगर इस बात की कोई जमानत नहीं थी कि मुझे कोई गोली नहीं लगेगी। तहजीब की तरफ से इतनी बेफिक्री बहरहाल तो थी कि वो अब तक महफूज है। उसे खुदा न खास्ता कोई तकलीफ पहुंचती तो उसकी चीख जरूर सुनाई देती। दफादन टार्च फिर रोशन हुई और उसके साथ ही एक फायर हुआ। ये फायर तहजीब ने किया था। 12 फीट बुलंद चट्टान से एक चीख बुलंद हुई। तहजीब ने टार्च वाले का निशाना लेकर फायर किया था और गोली उसे चाट गई थी। उसके हाथ से जलती हुई टार्च गिरी और फिर वो खुद भी मुझसे जरा दूर आ गिरा। फायरिंग में एक बार फिर तेजी आ गई। इस बार गोलियों का रुख उसी जानिब था जिधर से तहजीब ने फायर किया था, लेकिन मैं देख चुका था कि वो एक चट्टान के हकम में है और उसे फौरी तौर पर कोई खतरा नहीं लाहक। मगर हमलावरों ने तहजीब की पोजीशन का अंदाजा कर लिया था और शायद वो अपना सारा ही एमुनेशन फूंक देने पर तुल गए थे। उनकी सारी तवज्जो तहजीब पर थी, लिहाजा मुझे मौका मिल गया। अंधेरे में पहले हमलावरों की राइफल में तलाश नहीं कर सका था, मगर जो शख्स तहजीब की गोली का शिकार हुआ था वो मेरी दस्तरस में था। मैं जमीन से उठकर उसकी तरफ बढ़ा और उसकी राइफल उठा ली। जलती हुई टार्च अब भी जमीन पर पड़ी थी, मगर उसका रुख मेरी जानिब नहीं था। मैं राइफल पर कब्जा करने के बाद एक लम्हे के लिए भी उस जगह नहीं रुका। तहजीब खतरे में थी और उसे खतरे से निकालने के लिए मुझे फौरी तौर पर कुछ करना था। मैं अंधेरे के दामन में चट्टान से चिपक कर चलता हुआ उसी तरफ पहुंच गया। हमलावर उसी चट्टान के ऊपर थे। उनकी राइफलों से निकलने वाले शोलों ने मुझे उनकी पोजीशन समझने में मदद दी। मैंने संभल कर चट्टान पर चढ़ना शुरू कर दिया। ऊपर चढ़ने के बाद मुझे चंद स्याह धब्बे दिखाई देना शुरू हो गए जो स्याह पोश हमलावर थे और चट्टान के ऊपर ऊंधे लेटे तहजीब पर फायरिंग कर रहे थे। उनकी तादाद 4 थी और उन चारों के दरमियान ज्यादा फासला नहीं था। मुझे मालूम था कि चट्टान पर दूसरी जानिब कुछ लोग मौजूद हैं, लेकिन जाहिर है मैं एक वक्त में तो उन सब से निमट नहीं सकता था। मैंने मुतात अंदाज में चारों तरफ देखा और फिर उन पर फायर कर दिए। मेरे हाथ में मौजूद राइफल ने एक के बाद दीगरे 4 गोलियां उगली और उन चारों का काम तमाम हो गया। 4 फायर करते ही मैं दोबारा चट्टान से चिपक गया। अंदेशा था कि किसी और जगह से उनका कोई साथी मौजूद होगा। अगर ऐसा होता तो वो मुझे भून कर रख देता, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस तरफ उन चारों के अलावा और कोई नहीं था। चंद लम्हे इंतजार करने के बाद मैं अपनी जगह से उठा। उस तरफ के महाज पर सन्नाटा छा चुका था। मैं झुककर ऊपर चढ़ने लगा। मैं चंद कदमों के बाद मैं उस मखसूस जगह पहुंच गया जहां से कुछ देर कबल वो लोग फायरिंग करते रहे थे। चट्टान की दूसरी जाने वाली बुलंद सतह से अब भी फायरिंग जारी थी और वहां भी कई लोग मौजूद थे।
جس کا اندازہ رائفلوں کی نالوں سے نکلنے والے شعلوں سے بآسانی ہو رہا تھا۔ میں نے شست لے کر فائر کر دیا۔ دوسری طرف سے ایک طویل چیخ ابھری۔ میری گولی نشانے پر بیٹھی تھی، لیکن اس کے بعد گولیوں کا رخ میری طرف ہو گیا، مگر میں تو ایک فائر کر کے پہلے ہی اپنی جگہ چھوڑ چکا تھا۔ اس جگہ رکنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، چنانچہ میں تیزی کے ساتھ چٹان سے نیچے اتر گیا، مگر میں نے محسوس کیا کہ فائرنگ کی شدت میں کمی آ چکی ہے۔ پھر اچانک ہی فائرنگ رک گئی، لیکن اب مجھے تہذیب کی فکر تھی، چنانچہ میں اس طرف پلٹا جہاں تہذیب نے پناہ لی تھی۔ میں چٹان سے چپک کر چل رہا تھا تاکہ ایک تو میری نقل و حرکت دیکھی نہ جا سکے اور دوسرے کسی اچانک فائر کی زد میں نہ آ جاؤں۔ ابھی میں اس مقام سے کچھ ہی دور تھا جہاں تہذیب چھپی تھی کہ دفعتاً اس جانب سے ایک فائر ہوا جدھر تہذیب کو ہونا چاہیے تھا۔ میں نے بکھلا کر خود کو زمین پر گرا دیا، مگر فائر کا رخ میری طرف نہیں تھا، وہ تو چٹان کی اوپر والی سمت کیا گیا تھا۔ چٹان کے اوپر سے ایک خوفناک دھماکہ سنائی دیا، یوں جیسے کوئی بم پھٹ پڑا ہو۔ اس دھماکے میں وہ انسانی چیخ بھی دب گئی جو مرنے والے کے حلق سے برآمد ہوئی تھی۔ اس کے بعد دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ اتنے طویل ہنگامے کے بعد اچانک ہی سناٹا چھا گیا۔ کیمپ کی جانب سے بھی گولیوں کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھی۔ لوگوں کی چیخ و پکار البتہ اب بھی جاری تھی۔ میں دم سادے پڑا رہا۔ تہذیب کی طرف بڑھنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اندھیرے میں وہ مجھے دشمن کا آدمی سمجھ کر فائر کر سکتی تھی۔ دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں دور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ پھر بہت سی گاڑیوں کے سٹارٹ ہونے کی آوازیں سنائی دی۔ غالباً حملہ آور فرار ہو رہے تھے۔ اب مزید انتظار کرنا مناسب نہیں تھا، چنانچہ میں نے تیز سرگوشی میں تہذیب کو پکارا۔ خون؟ چٹان کے عقب سے تہذیب نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ وہ میری سرگوشیانہ آواز نہیں پہچان پائی تھی۔ میں ہوں جانے من، میں نے اس بار نسبتاً بلند آواز میں کہا، تمہارا علی۔ تہذیب چٹان کے عقب سے نکل آئی۔ اچھا ہوا علی، تم نے مجھے آواز دے دی، ورنہ اندھیرے میں تم پر فائر بھی میں کر سکتی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو نا تہذیب؟ میں نے مضطربانہ لہجے میں پوچھا۔ میں تمہاری طرف سے فکر مند تھا، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا علی، تہذیب نے کہا۔ میں تو خود تمہاری طرف سے بے حد پریشان تھی، مجھے تو خیر آڑ مل گئی تھی، مگر تم تو کھلے میدان میں تھے۔ تم نے ٹارچ روشن کرنے والے پر جو فائر کیا تھا اس کی وجہ سے ان کی توجہ میری طرف سے ہٹ گئی اور مجھے وہاں سے نکلنے کا موقع مل گیا۔ حملہ آور شاید فرار ہو گئے، تہذیب نے کہا۔ شاید نہیں، یقیناً، میں ہنس کر بولا۔ ان کی تعداد تو بہت تھی، تہذیب نے حیرت سے کہا۔ ان کا یوں فرار ہو جانا سمجھ میں نہیں آتا۔ کیمپ میں تو ان کی مدامت نہیں کی گئی، لیکن یہاں انہیں خاصے نقصان سے دو چار ہونا پڑا۔ ان کے 9 افراد مارے گئے۔ فرار ہونے کے سوا ان کے پاس اور چارہ بھی کیا تھا؟ میں تو سمجھ رہی تھی کہ بس آخری وقت آ پہنچا ہے، شاید ان کی فائرنگ سے چٹان بھی چھلنی ہو کر رہ گئی ہو۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو تہذیب، وہ لوگ واقعی ہماری جان کے در پہ ہو گئے تھے۔ اگر مجھے ان کے حکم میں پہنچنے کا موقع نہ مل گیا ہوتا تو اس وقت صورتحال خاصی مختلف ہوتی۔ لیکن علی، وہ دھماکہ کیسا تھا جو اس وقت ہوا جب میں نے آخری فائر کیا تھا؟ یقین سے تو ظاہر ہے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ہم پر دستی بم پھینکنے جا رہا ہوگا اور بم کی پن کھینچ چکا ہوگا کہ تم نے فائر کر دیا اور بم اس کے ہاتھ ہی میں پھٹ گیا۔ او میرے خدا، تہذیب نے ایک جرجری لی۔ اگر وہ بم پھینکنے میں کامیاب ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ وہی ہوتا جو اب نہیں ہوا، تو آئندہ کبھی ہو جائے گا، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ آؤ اب یہاں سے باہر نکلیں۔ میں تہذیب کا ہاتھ تھام کر وہاں سے باہر نکل آیا۔ ہم دونوں کے ہاتھوں میں رائفلیں موجود تھی اور ہم کسی نادیدہ خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھے، مگر اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ لوگ بڑے طوفانی انداز میں وہاں سے فرار ہوئے تھے۔ میں اور تہذیب چٹانوں کے نزدیک ہی رک گئے۔ کیمپ میں افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ کیمپ میں بنا ہوا وسیع و عریض چوبی مکان ہمارے بائیں ہاتھ کی جانب تھا اور ہم سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ہمیں وہاں رکے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ چوبی کیبن کی طرف سے چند گاڑیاں سٹارٹ ہو کر روانہ ہوئیں۔ گاڑیوں میں موجود مسلح افراد نے ہمیں دیکھ لیا تھا۔ ایک گاڑی ہمارے نزدیک آ کر رک گئی اور اس میں سے ایک شخص بولا، رائفلیں پھینک کر اپنے ہاتھ بلند کر لو۔ ایک شخص نے کڑکدار آواز میں حکم دیا۔ دیگر گاڑیاں آگے بڑھ گئی تھی۔ میں نے اور تہذیب نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ ناروا سلوک ہم دونوں کو ہی پسند نہیں آیا تھا۔ جلدی کرو ورنہ یاد رکھو تم رائفلوں کی زد پر ہو، کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو تمہیں بھون کر رکھ دیا جائے گا۔ اس شخص نے دوبارہ کہا، لیکن ہمارا قصور کیا ہے؟ تہذیب نے احتجاج کیا۔ ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، کسی کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوتا کہ وہ دشمن ہے یا دوست، درست لہجے میں کہا گیا۔ یہ فیصلہ بعد میں ہوتا رہے گا کہ تم دوست ہو یا دشمن۔ رائفلیں پھینک کر ہاتھ بلند کر لو ورنہ میرے ایک اشارے پر تم دونوں کو بھون کر رکھ دیا جائے گا۔ رائفل پھینک دو تہذیب، میں نے اپنی رائفل پھینکتے ہوئے دھیمی آواز سے تہذیب سے کہا۔ بعد میں ہم ان لوگوں کو قائل کر سکیں گے۔
क्योंकि इस वक्त ये लोग हमारी कोई बात नहीं सुनेंगे। तुम ठीक कह रहे हो अली, तहजीब ने कहा और फिर उसने मेरी तकलीद में राइफल फेंक कर अपने दोनों हाथ बुलंद कर दिए। गाड़ी में से 2 अफराद उतरे। उन दोनों के हाथों में रिवाल्वर नजर आ रहे थे। चलो। उनमें से एक ने रिवाल्वर हिलाकर हमें चलने का इशारा किया। मैं और तहजीब उस बड़े चोबी मकान की तरफ रवाना हो गए जिसके बारे में मेरा अंदाजा था कोई इस कैंप में किंग इटलस की जाए रिहायश है। दोनों मुसल्ला अफराद हमारे हकम में चल रहे थे। उनके हुक्म पर हम मकान में दाखिल हो गए। इस चोबी मकान के कई कमरे थे और हर कमरा कीमती साजो सामान से आरास्ता था। हमें एक दरमियानी कमरे में ले जाया गया। वो कमरा बेडरूम के तौर पर इस्तेमाल होता था। उसमें डबल बेड के अलावा चंद कुर्सियां भी थी। चीफ की वापसी तक तुम लोग यहाँ रहोगे, उनमें से एक शख्स ने कहा। क्या अब हम अपने हाथ गिरा सकते हैं? मैंने उससे पूछा। हाँ, उसने हमें हाथ गिराने की इजाजत दे दी। दूसरा शख्स शुरू से अब तक कुछ नहीं बोला था। मैं पूछ सकती हूँ कि हमें इस तरह कैद करने की क्या वजह है? तहजीब ने पूछा। कैंप पर पुरअसरार लोगों ने हमला किया था। हमें नहीं मालूम कि लोग कौन थे। तुम दोनों मशकूक हालत में मिले हो, इसलिए तुम्हें यहाँ बंद किया जा रहा है। लेकिन हमारा तो उन हमलावरों से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। मुमकिन है ना हो, उस शख्स ने बेपरवाही से कहा। लेकिन तुम दोनों मुसल्ला थे। हम कैसे मान लें कि तुम भी उन्हीं के साथ ही नहीं हो? हम सियाह हैं और आज ही यहाँ पहुंचे हैं। तहजीब बोली। हमने तो खुद बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है। सियाह राइफलें लेकर सियाहत पर नहीं निकला करते, उसने तंजिया अंदाज में कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, मैंने संजीदगी से कहा, मगर वो हमारी राइफलें नहीं थी। तुम कौन और किस सलूक के मुस्तहिक हो, इसका फैसला तो चीफ ही करेगा। तुम्हारा चीफ कौन है? तहजीब ने पूछा। किंग इटलस, उस शख्स ने कहा जिसका ये कैंप है। यकीन करो, हम तकरीब कार नहीं है। मुमकिन है हम किंग इटलस के दोस्त हों या उसके किसी काम आ सकें। तहजीब बोली। इसी एहतियात के पेश नजर तो हमने तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी नहीं की और ऐसी जगह रखा है जहाँ तुम्हें कोई तकलीफ न होने पाए, वरना हमारे पास जगह और भी हैं। लेकिन यहाँ हम कब तक कैद रहेंगे? तहजीब ने पूछा। जब तक चीफ वापस नहीं आ जाता, उस वक्त तक तो कुछ भी नहीं हो सकता। तुम्हारा फैसला वो ही करेंगे। और वो कब वापस आएगा? मैंने पूछा। दरअसल चीफ कैंप का जायजा लेने गया है। कैंप में जो तबाही फैली है उसके पेश नजर उसकी जल्द वापसी का इम्कान जरा मुश्किल ही है। अगर उसे ज्यादा देर वापसी में होगी तो हमारा क्या बनेगा? हमने तो रात का खाना भी नहीं खाया है। मैंने कहा। बेफिक्र रहो, खाना तुम्हें भिजवा दिया जाएगा, उसने कहा। और उसके बाद दोनों अफराद कमरे का दरवाजा मुकफ्फल करके वापस चले गए। ये तो बुरे फंसे अली, तहजीब ने तशवीशनाक लहजे में कहा। किंग इटलस पता नहीं कब वापस आएगा। कमाल है, तुम कह रही हो बुरे फंसे, हालांकि रात गुजारने का बेहतरीन बंदोबस्त हो गया। डबल बेड पसंद नहीं आया क्या? मैंने शरारत अमेज अंदाज में कहा। फसाक मत करो अली, तहजीब झेम गई। मैं संजीदगी से बात कर रही हूँ। अगर तुम वाकई संजीदगी से कह रही हो तो मुझे हैरत है। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इतनी आसानी से किंग इटलस तक रसाई हो गई। वो तो ठीक है अली, तहजीब ने परेशान कुल लहजे में कहा। लेकिन मालूम नहीं कि वो कब वापस आए, और फिर ये जरूरी तो नहीं कि वो हमें बेगुनाह तस्लीम कर ही ले। कतई जरूरी नहीं। और ये भी जरूरी नहीं है कि वो हमें उन्हीं लोगों का साथी समझ ले जिन्होंने कैंप पर हमला किया था। अगर उसने हमलावरों का साथी समझ लिया तो क्या होगा? तुम ख्वाह मुखा परेशान हो रही हो तहजीब। मैंने उसके दोनों शानों पर हाथ रखकर उसे बेड पर बिठा दिया। मैं तो ऐसे लम्हात को एक नेमत समझता हूँ। मैं नहीं समझी कि तुम कहना क्या चाहते हो, तहजीब ने उलझे हुए अंदाज में कहा। कौन से लम्हात को नेमत समझते हो? वो लम्हात जब मैं किसी कैद में होता हूँ, मैंने तहजीब के बराबर बैठते हुए कहा। ऐसे में मैं तमाम तफिक्रात ज़हन से झटक देता हूँ। ये गोया आराम करने का सुनहरी मौका होता है। तहजीब ने हैरत से मुझे देखा। किसी की कैद में भला आराम कैसे मिल सकता है? आराम और सुकून किसी बैरूनी चीज का नाम नहीं। मैंने उसकी जुल्फों से खेलते हुए कहा। ये सब तो हमारे अंदर होता है। आदमी को खुद पर इतना इख्तियार तो होना ही चाहिए कि जब जरूरत हो अपने ज़हन से हर किस्म की फिक्र झटक दे। ज़हन पर कोई बोझ ना हो तो हर किस्म के हालात में आराम मिल ही सकता है, वरना नहीं। एक हद तक तो तुम्हारी बात दुरुस्त है अली, तहजीब ने कहा। लेकिन बाज़ मुकामात पर आदमी बेइख्तियार भी तो हो जाता है, जैसे मैं तुम्हारे मामले में बेइख्तियार हूँ। उसने अपना सर मेरे शाने पर रख दिया। ये बेइख्तियारी एक तरफा तो नहीं है जाने मन। तुम्हारे मामले में तो मैं खुद को भी बेइख्तियार पाता हूँ। तो फिर ये क्या है अली? हमारे दरमियान इस कदर फासले क्यों हैं? हम क्यों नहीं एक हो जाते? मेरा ख्याल इसके बरक्स है। फासले तो बहुत दूर की बात है, हमारे दरमियान तो 1 इंच का भी फासला नहीं। देख नहीं रही, तुम्हारा सर मेरे शाने पर रखा हुआ है। तुम गैर मामूली आदमी हो अली, हैरत अंगेज सलाहियतों के मालिक, वरना किसी को यूं ज़हन से झटक देना आसान नहीं होता।
تم غلط سمجھ رہی ہو تہذیب، میں نے یہ کہا تھا کہ ہم لوگ جس انداز کی زندگی گزارتے ہیں اس میں ہمیں کام کی زیادتی کا سامنا تو ہوتا ہی ہے، جس کی وجہ سے ہم بے آرامی کا شکار ہوتے ہیں۔ لہذا جب ہم کسی کی قید میں چلے جائیں تو ہمیں آرام کرنے کا ایک بہتر موقع میسر آ جاتا ہے۔ قید سے نکلنے کا موقع مل جائے تو ہماری کارکردگی پہلے کی نسبتاً بہتر ہو جائے گی، لیکن اگر قید کے دوران ہم بے آرامی کا شکار رہے ہوں تو ظاہر بعد میں ہماری کارکردگی پہلے سے کم تر ہو جائے گی۔ اور تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ہم جیسے لوگوں کی کارکردگی متاثر ہو جائے تو ہمیں کس قسم کے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ میں جب جسے چاہوں اپنے ذہن سے جھٹک سکتا ہوں۔ تم سے دوری کے دنوں میں جب بھی میں قید ہوا تمہاری یادوں کی قندیل ہی نے تو مجھے راہ دکھائی۔ سچ کہہ رہے ہو علی؟ تہذیب نے سر اٹھا کر میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ ایسی باتیں مت کیا کرو تہذیب، مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں نے اس کا پھول سا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے کہا۔ دو افراد کے تعلق کے درمیان اعتبار بنیادی چیز ہوتی ہے۔ دو محبت کرنے والوں کے درمیان اگر بنیادی عنصر بے اعتمادی کا پیدا ہو جائے تو پیار کی فلک بوس عمارت لمحہ بھر میں زمین بوس ہو جاتی ہے۔ محبت کرنے والے تو ایک دوسرے کے جذبات و احساسات تک پڑھ لیتے ہیں، انہیں زبانی وعدوں اور یقین دہانیوں سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا۔ محبت کرنے والے بے اعتبار نہیں ہوتے، جو بے اعتبار ہوتے ہیں وہ محبت کرنے کے فن ہی سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ ایک بہت قیمتی دولت سے محروم ہوتے ہیں، ایسی دولت سے محروم ہوتے ہیں جو دنیا کے کسی بازار میں فروخت نہیں ہوتی، کسی بھی قیمت پر حاصل نہیں کی جا سکتی۔ بے اعتبار لوگ اپنی زندگی کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے جہنم بنا لیتے ہیں۔ ہر شخص کو بے اعتباری کے ترازو پر پرکھنا ان کی عادت ہوتی ہے، اس سے کسی دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ بے اعتباری کی بٹی میں سولگتے ہوئے وہ خود اپنے وجود کو آتش کدہ بنا لیتے ہیں۔ واقعی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا علی، تہذیب نے شرمندگی سے کہا۔ مجھے افسوس ہے، اب تم دوسری غلطی کر رہی ہو، میں نے ہنس کر کہا۔ کیا محبت کرنے والوں کو آپس میں ایک دوسرے سے معذرت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اوہ مجھے معاف کر دینا علی، معلوم نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، پہلے تو کبھی میں نے تم سے ایسی الٹی سیدھی باتیں نہیں کی۔ ہر قسم کے خدشات ذہن سے نکال دو تہذیب، تم بالکل نارمل ہو جاؤ گی، بھول جاؤ کہ تم کسی غیر معمولی صورتحال سے دو چار ہو، کسی کی قید میں ہو۔ کیسے بھول جاؤں علی؟ تہذیب نے کہا۔ اس کے لہجے میں اچانک ہی زندگی لوٹ آئی تھی۔ کیسے بھول جاؤں کہ تم نے مجھے اپنا قیدی بنا رکھا ہے؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا، پھر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ حالانکہ یہ غلط ہے، میں تو خود تمہاری زلفوں کا اسیر ہوں۔ یہ میری خوش قسمتی ہے علی کہ تم جیسا ناقابل تذکیر آدمی یہ بات کہہ رہا ہے۔ اپنی اس خوش بختی پر میں جتنا بھی ناز کروں کم ہے۔ ناقابل شکست اور ناقابل تذکیر ہونے کا تصور سرے سے ہی غلط ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، وقت آ جاتا ہے تو کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ جب میرے تذکیر ہونے کا وقت آیا تو تم مجھے مل گئی اور میں تمہارے ہاتھوں تذکیر ہو گیا۔ اب میرے سامنے دو راستے تھے، یا تو اپنی تذکیر کا اعتراف کر لیتا یا پھر حقیقت سے فرار ہونے کی کوشش کرتا۔ میں نے پہلا راستہ اختیار کرنے کو ترجیح دی، اس لیے کہ حقیقت تو ناقابل تردید ہوتی ہے، اس سے کوئی فرار نہیں ہو سکتا، لہذا اسے تسلیم کر لینے ہی میں عافیت ہے۔ بعض لوگ محض زبانی تردید کر کے سمجھ لیتے ہیں کہ انہوں نے حقیقت سے کنارہ کشی کر لی ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہوتا۔ صرف زبانی الفاظ بولنے سے حقائق تبدیل ہو جایا کرتے ہیں تو آج دنیا کی تاریخ بہت مختلف ہوتی۔ آج بڑے فلسفے کے موڈ میں نظر آ رہے ہو علی، خیریت تو ہے؟ فلسفیانہ موڈ میں نہیں، حقیقت پسندانہ موڈ میں ہوں۔ ابھی موت کے منہ سے بچ کر نکلا ہوں نا۔ آدمی جب بھی موت کو بہت قریب سے دیکھتا ہے کچھ زیادہ ہی حقیقت پسند ہو جاتا ہے، اس لیے کہ موت سے بڑی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حملہ آوروں کے بارے میں کچھ اندازہ لگایا علی؟ وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ یہ بات تو صاف ظاہر ہے کہ وہ جو کوئی بھی تھے ڈی فوسٹر کے مسروقہ فارمولوں کی تلاش ہی میں تھے، لیکن اس کیمپ سے اس کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے بے وجہ اتنے بہت بے گناہوں کا خون کر ڈالا۔ اس کیمپ کا تعلق کنگ اٹلس سے ہے، انہیں کہیں سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ ڈی فوسٹر کنگ اٹلس کی پناہ میں ہے، تو انہیں کنگ اٹلس پر براہ راست ہاتھ ڈالنا چاہیے تھا۔ کیمپ میں موجود سیاحوں نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے تہذیب۔ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کا مقصد یہ رہا ہو کہ پہلے کیمپ میں خوف و اعراض پھیلا دیا جائے، ظاہر ہے کیمپ میں تباہی پھیلنے سے کنگ اٹلس کے اعصاب متاثر ہوں گے، اس کے بعد دوسرے یا تیسرے مرحلے میں وہ کنگ اٹلس پر براہ راست چڑھائی کر سکتے ہیں۔ اس وقت تک کنگ اٹلس کی قوت مداومت خاصی کم ہو چکی ہوگی۔ یہ تو کھلی ہوئی درندگی ہے علی۔ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے بے گناہوں کے خون سے ہاتھ رکھنے کو دنیا کا کون سا مذہب جائز قرار دیتا ہے؟ میرا خیال ہے ہر سیکرٹ ایجنٹ کسی نہ کسی حد تک درندہ صرف ضرور ہوتا ہے۔ پھر وہ لوگ جن فارمولوں کے چکر میں ہیں اس کا مقصد بھی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ دنیا میں دہشت گردی پھیلائی جائے،
चंद बड़ी ताकतों के दरमियान अपनी बरतरी का सिक्का मनवाने की जिद्दोजहद चल रही है। इसी मकसद के लिए वो हमा वक्त मोहलक से मोहलक हथियार बनाने के ख्वाहां रहते हैं। अब यही देख लो कि उन्हें कहीं से सुनगुन मिल गई है कि डी फोस्टर नामी शख्स अमेरिका से जोहरी हथियारों के कुछ फार्मूले चुरा लिए हैं और उन्होंने अपने अपने एजेंट मैदान में उतार दिए हैं। इन लोगों का इंसानियत से दूर का वास्ता भी नहीं है। इन्हें तो हर हाल में वो फार्मूले दरकार है, ख्वाह इसके लिए उन्हें कितना ही कुछ तो खून क्यों ना करना पड़े। गोया इस तरह ये बात पाया सबूत को पहुंच गई कि डी फोस्टर वाले मामले में किंग इटलस मुलव्वस है। तहजीब ने कहा, हाँ तहजीब, कैंप में जिस तरह हमला किया गया है उससे यही जाहिर होता है। लेकिन हमने एक बात तो नजरअंदाज कर दी है अली, किंग इटलस मुंशियात का कारोबार करता है और इस इलाके में इस किस्म के और भी बहुत से कैंप हैं। क्या ये मुमकिन नहीं कि किंग के किसी कारोबारी हुरीफ ने? उसके लिए हमें यह मालूम करना होगा कि क्या कोई गिरोह इतना मुनज़्ज़म है कि इतने बड़े पैमाने पर इस तरह का हमला कर सके। जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, किसी मुकामी गिरोह में इतना हमला करने की सलाहियत नहीं है। तहजीब ने कहा, मेरा अंदाजा भी यही था। हमला गैर मामूली नौइयत का था जिससे काफी तबाही फैली है। ये काम बहुत ज्यादा मुनज़्ज़म लोग ही कर सकते हैं। क्या किसी एक मुल्क के सीक्रेट एजेंट इतनी बड़ी तादाद में इस तरह किसी मुल्क में दाखिल हो सकते हैं? तहजीब ने पूछा, तुम्हारा कहना दुरुस्त है। सीक्रेट एजेंट किसी भी मुल्क का एक बेशकीमत सरमाया होता है और कोई भी मुल्क किसी एक मुहिम में ज्यादा एजेंट इस्तेमाल करने से गुरेज करता है। गो कि ये मामला इंतहाई अहम नौइयत का है, ताहम फिर भी कोई मुल्क इतनी बड़ी तादाद में सीक्रेट एजेंट इस्तेमाल नहीं कर सकता। लिहाजा इसके अलावा और क्या सोचा जा सकता है कि इस हमले की पुष्ट पर तो किसी मुल्क के सीक्रेट एजेंट ही थे और उन्होंने अपना मकसद पूरा करने के लिए मुकामी गुंडों की खिदमत हासिल कर ली होंगी। तहजीब ने पुरख्याल अंदाज में सारी लाया, ये उलझा हुआ मामला है और किंग इटलस या उसके आदमी ही इसे सुलझा सकते हैं। तुम ये सोचो कि अगर ये कोई गैर मुतल्लक लोग थे तो इन्होंने खास तौर पर हम दोनों पर हमला क्यों किया? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हमारे मुखालिफिन हमारी असलियत से वाकिफ हो चुके हैं? जिस तरह से हमें घेरने की कोशिश की गई है उसके पीछे नजर इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है? तहजीब, गोया ये बात साबित हो गई कि हमलावरों का ताल्लुक किसी मुखालिफ कैंप से ही था। तहजीब ने कहा, हाँ, और अब मैं इस बात पर गौर कर रहा हूँ कि अगर डी फोस्टर वाकई किंग इटलस की पनाह में है तो उसने कहाँ उसे रखा होगा। क्या तुम इस बात पर शुबा जाहिर कर रहे हो कि डी फोस्टर को किंग इटलस की पुष्ट पनाही हासिल है? तहजीब ने हैरत से कहा, हरगिज नहीं। मैंने कहा, इस बात पर तो हम पहले ही मुत्तफिक हो चुके हैं कि डी फोस्टर किंग इटलस की पनाह में है, लेकिन अब मैंने उसके साथ साथ ये नतीजा भी अखज़ किया है कि किंग इटलस ने डी फोस्टर को कम अज कम इस कैंप में तो हरगिज नहीं रखा। ये बात तो करीने क्यास है कि उसने इसे कैंप से अलग ही रखा होगा। तहजीब बोली, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कहाँ? क्या अपने घर में? सवाल ही नहीं पैदा होता। किंग इटलस इतना बड़ा कैंप चला रहा है, वो इतना बेवकूफ कभी नहीं हो सकता कि उसे किसी भी ऐसी जगह पनाह दे जिससे उसका कोई ज़ाहिरी ताल्लुक हो। तहजीब हंस पड़ी, चले थे किंग इटलस से मालूमात हासिल करने और खुद ही उसके कैदी बन गए। ऐसा भी होता है, मैंने बेपरवाही से कहा। नशीबो फराज तो आते ही रहते हैं, लेकिन अली, किंग इटलस से डी फोस्टर के बारे में कुछ गुलवाना क्या आसान होगा? हाँ, उसके लिए हमें दूर अंदेशी से काम लेना होगा। किंग इटलस को शुबा भी हो गया कि हम डी फोस्टर के चक्कर में यहाँ आए हैं तो बस मामला खत्म ही समझो। हम आपस में दुनिया जहान की बातें करते रहे, फिर कुछ देर बाद एक शख्स हमारे लिए खाना ले आया। किंग इटलस वापस नहीं आया? मैंने उससे पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया। कब तक वापसी की तवक्को है? कुछ नहीं कहा जा सकता। उसकी वापसी तक तुम आराम से रहो। अगर तुम बेगुनाह हो तो तुम्हें खौफजदा होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। हम दोनों ने खाना खाया और उसके बाद कुछ देर बातें करने के बाद जल्दी सो गए। खाने के बाद वही शख्स जो खाना लाया था खाने के बर्तन वापस ले गया था। सुबह दरवाजा खटखटाए जाने पर मेरी आंख खुली। मैंने घड़ी की तरफ देखा, सुबह के 5 बज रहे थे। मैंने उठकर दरवाजा खोला जो सोने से कबल मैंने अंदर से बंद कर लिया था। दरवाजे पर वही दोनों अफराद खड़े थे जो हमें यहाँ लेकर आए थे। किंग इटलस आ गया है और फौरी तौर पर तुम दोनों से मिलना चाहता है। मैंने पलटकर बेड की तरफ देखा। तहजीब उठकर बैठ चुकी थी। क्या बात है अली? उसने आंखें मलते हुए पूछा। किंग इटलस वापस आ गया है और उसने हम दोनों को बुलवाया है। तहजीब फौरन बेड से उतर आई और हम दोनों को उस बड़े कमरे में ले जाया गया जहाँ किंग इटलस कई अफराद के साथ मौजूद था। हमें देखते ही किंग इटलस अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें शब्बे बेदारी की वजह से सुर्ख हो रही थी। चेहरे पर थकन के साथ साथ अफसुर्दगी के भी आसार थे। वो दुबला पतला और लंबे कद का आदमी था। मैं और तहजीब रुक गए। हमारे और किंग इटलस के दरमियान तकरीबन 10 फीट का फासला था। किंग इटलस के दोनों हाथ कोट की जेबों में थे। उसने अपने होंठ भींच रखे थे
اور اس کی عقابی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ تم دونوں کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے کہ تمہیں مشکوک حالت میں پکڑا گیا ہے، اس نے کہا۔ اس کی آواز اور اس کے جثے کے برعکس خاصی بھاری تھی۔ یہ غلط ہے کنگ، میں نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ ہمیں صرف اس بنیاد پر مشکوک سمجھ لیا گیا کہ ہمارے پاس رائفلیں موجود تھی۔ تم پر شبہ ہے کہ تمہارا تعلق حملہ آوروں سے ہے۔ تمہارے پاس سے برآمد ہونے والی رائفلیں روسی ساخت کی ہیں جو یہاں دستیاب نہیں ہوتی۔ ہم دونوں چہل قدمی کی غرض سے کیمپ سے ذرا دور نکل گئے تھے کہ اچانک کیمپ پر حملہ ہو گیا۔ ہم نے چٹانوں کی آڑ میں پناہ لینے کی کوشش کی، لیکن وہاں بھی کچھ سیاہ پوش آدمی موجود تھے جنہوں نے ہم پر بھی حملہ کر دیا۔ مجبوراً ہمیں ان سے مقابلہ کرنا پڑا۔ وہ رائفلیں ہم نے حملہ آوروں سے ہی چھینی تھی۔ تمہیں شاید اندازہ نہیں لڑکے کہ تم کس قسم کا بیان دے رہے ہو، کنگ نے درست لہجے میں کہا۔ کنگ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی سزا موت ہے۔ تم ذرا اپنی عمر تو دیکھو اور اپنے بیان پر غور کرو۔ تم بھلا ان منظم لوگوں سے کیا مقابلہ کرو گے؟ رائفلیں ان سے چھین لی۔ اس کا انداز تمسخرانہ تھا۔ اور یہ لڑکی، اس نے بھی ان لوگوں کا مقابلہ کیا تھا؟ ہاں، اس نے بھی ان کا مقابلہ کیا تھا۔